डी तथा एफ ब्लॉक जो तत्व हैं इसके नाम तीन जो हमने देखा था सीरीज 3D 4D 5D, तो उसके नाम का मैंने आप लोगों को बता दिया किस तरह से हम आसानी से उसके नाम को याद कर सकते हैं सीक्वेंस वाइज। आज हम उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर चर्चा कर लेते हैं कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनका हम आसानी से कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना सकते हैं। तो डी डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं उनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वह होता है n-1 d 1 to 10 ns 1 to 2। तो ये जो इस ब्लॉक के जो तत्व होते हैं इसमें बहुत सारे अपवाद भी मिलते हैं, कुछ अपवाद भी रहते हैं और कुछ ट्रेंड में भी सीधे सीधे चलते हैं, मतलब नियम से भी हम इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को फॉलो करते हुए भी हम इसके सारे तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आराम से बना सकते हैं। तो ये जो इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है n-1 d 1 to 10 और ns 1 to 2, मतलब 1 to 10 यानी d में एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरते जाते हैं, और ns 1 to 2 है मतलब s में अधिकतम 2 होते हैं और मिनिमम 1 हो सकते हैं। और कोई ऐसा भी तत्व है इसमें आगे हम देखेंगे जिसमें ns 0 हो जाता है। तो सब कुछ डिपेंड करता है कि तत्व कौन सा स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ग्रहण करना चाहता है। स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को पाने के लिए ही उसमें विभिन्न प्रकार की जो हम अपवाद देखते हैं वो उसी पर बेस्ड होता है। तो आइए हम सबसे पहले जो 3D सीरीज है उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम सरल सूत्र से कैसे समझ सकते हैं। सूत्र को आप लिख लीजिए। 3D सीरीज के लिए हम सूत्र लिखते हैं 2 8 8 धन x, 8 धन x और ये 2। तो ये जो 2 8 8 धन x, तो ये 3D सीरीज के लिए है। मतलब यहाँ पर जैसे अगर मान लीजिए 3D है तो इसका जो बाहर वाला होगा वो क्या होगा, 4s होगा। तो देखिए 1 2 ये 3 और ये 4, तो इस तरह से इसमें 4 कोश है, 4 कोश है मतलब बाह्यतम कोश जो है वो 4s है और इसका जो पेनल्टीमेट है या उपांतिम कोश है वो है 3D, यानी ये वाला x जो है वो क्या है 3D है और अंदर और 3p और 3s मतलब ये हो गया। तो यहाँ जब हम 3D सीरीज को देखते हैं तो उसमें 21 से लेके 30 तक के परमाणु क्रमांक वाले तत्व होते हैं। तो जब इसको हम लिखेंगे, जैसे अगर मान लीजिए हम स्कैंडियम लिखते हैं तो स्कैंडियम के लिए 21 है परमाणु क्रमांक। जब इसको विभाजित करेंगे इस आधार पर तो 2 8 8 प्लस x और 2 हम लिख देते हैं। और x क्या है यहाँ पर, x है d में भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब d ऑर्बिटल में भरे जाने वाले, d में भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉन, मतलब d में कितने भरे जाएंगे। हम जानते हैं कि 3D और 4s में से 4s की ऊर्जा कम होती है और 3D की ऊर्जा ज्यादा होती है। तो जिस ऑर्बिटल की ऊर्जा कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाएंगे और जिसकी ऊर्जा ज्यादा होगी उसमें बाद में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो इस आधार पर 3D और 4s को कंपेयर करने पर 4s की ऊर्जा कम है तो इलेक्ट्रॉन पहले 4s में जाएंगे, जो बचेगा वो फिर किस में आएगा, d में आएगा। तो कैसे लिखेंगे इसको, जैसे मान लीजिए हम 21 को वर्गीकरण करना चाहते हैं तो 2 8 10 हो गया, 10 8 18 और 2 20 20 हो गया। मतलब हम यहाँ तक भरने के बाद यहाँ चले जाते हैं, जो बचता है मतलब 21 में से 20 हम भर दिए, बचा कितना 1, तो वो 1 हम यहाँ लाएंगे, मतलब हम x की जगह पर क्या लिखेंगे 1। तो x जो है वो शो होता है कि d में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं। तो अब जब इसको जब पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1s2, इसके लिए हो गया 2s2 2p6, ये वाले के लिए हो जाएगा 3s2 3p6 और 3p6 भरने के बाद हम यहाँ चले गए, मतलब ये हो गया 4s2, 4s2 जो बचा वो हम यहाँ ला दिए तो ये हो जाएगा 3d1, 3d1 हो गया। तो इस तरह से जो शेष बचा उसको हम यहाँ पे ले आए। तो चूंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में प्रवेश करता है तो वो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। तो इस तरह हम आसानी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस सूत्र के माध्यम से, इस सूत्र क्योंकि ये 3D सीरीज है ना, तो यहाँ पर 2 8 8 धन x और 2 x में हम एक एक करके बढ़ाते जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन। तो यदि मान लीजिए हम स्कैंडियम
टाइटेनियम है, तो टाइटेनियम का 22 है। इसमें अगर हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो क्या होगा, x में 2 आ जाएगा, क्योंकि अगर विभाजित करेंगे तो 2 8 10, 8 18, 2 20 और 22 में से 20 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो यहाँ पर 3D में 2 हो जाएगा और 4s में भी 2 रहेगा। तो इस तरह से अंदर का तो सब सेम रहेगा, लेकिन बाह्यतम जो है, मतलब जो इसका 4s है और जो इसका उपांतिम है, मतलब बाह्यतम कोश और जो इसका पेनल्टीमेट शेल है, दोनों को देखा जाए 3D सीरीज के लिए तो 3D और 4s में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। उसमें भी पहले 4s में भरेंगे, जो बचेगा उसको हम 3D में डालेंगे। तो इसी तरह से अगर मान लो वेनेडियम का लेते हैं तो 23, तो यहाँ भी क्या आएगा, 3D 3 और 4s 2, तो 3D 3 4s 2 हो गया, मतलब यहाँ पर 3 भर दिए और यहाँ पर 2 हो गया। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन भरा जा रहा है सीक्वेंस में भरा गया, स्कैंडियम में 3D में 1, टाइटेनियम में 3D में 2 और वेनेडियम में 3D में 3। तो इसी आधार पर जब हम सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे तो हमें मिलेगा क्रोमियम। तो उस आधार पर यदि देखा जाए, क्रोमियम का परमाणु क्रमांक होता है 24। तो इस तरह से अगर भरे तो 2 8, यदि इसी सूत्र को लगाएं तो 8 धन यहाँ 4 हो जाएगा और ये 2, मतलब 8 2 10 18 और 2 20, 24 में से 20 घटाए तो 4 बचा, जो हम x कह रहे हैं ना, d में भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो यहाँ d में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं, 4, लेकिन 3D में 4 जो है और यहाँ 4s2, तो ये स्थायी संरचना नहीं है, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि पूरे भरे हुए कोश और अर्धपूर्ण कोश ज्यादा स्थायी होते हैं अपूर्ण रूप से भरे हुए कोशों की तुलना में। तो यहाँ पर हम 3D में क्या करेंगे, 3D में 4s से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 3D 5 और 4s 1। प्रकृति में वही चीज रहती है जो ज्यादा स्थायी होती है, आप लोग जानते हैं। तो इसी आधार पर हमने लिया कि 3D 5 ये ज्यादा प्रचलित इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, 3D 5 4s 1, क्योंकि ये ज्यादा स्थायी होता है, क्योंकि यह एक सममित संरचना है। जब हम इसे बनाते हैं तो एक अयुग्मित, इस तरह से 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हमें दिखाई देते हैं और 4s में 1। तो इस तरह से ये हो गया। अब यदि मान लीजिए हम आगे चलते हैं, मैग्नीज का हो गया 25, विभाजित करेंगे तो यहाँ पे 2 8 10 18, 2 20 और बचा कितना, 5, तो 3D 5 और 4s 2, ये हो गया 3D 5 4s 2। तो यहाँ पर तो ठीक है, क्योंकि 5 है, मतलब यहाँ पे तो ऑलरेडी ये क्या है, एक स्थायी संरचना है, यानी D में अधिकतम कितना होता है, 10 और आधा कितना होगा, 5। तो या तो 5 ज्यादा स्थायी होगा या तो फिर 10 ज्यादा स्थायी होगा। जैसे अगर 1 और 2 है इलेक्ट्रॉन तो वहां तो हम कुछ एडजस्ट नहीं कर सकते, क्यों, जैसे D1 था, D2 था, D3 था, तो वो तो एक नॉर्मल सा स्ट्रक्चर हो गया। लेकिन 4 है यदि, तो यहाँ पर हम इसको, ये काफी करीब है ना स्थायी संरचना के, तो इसलिए 4s से एक इलेक्ट्रॉन 3D में आ जाता है, मतलब 3D में 5 हो जाएगा, तो वो एक स्थायी संरचना को शो करने लगेगा, इसलिए ये ज्यादा स्थायी होता है, क्योंकि यह अर्धपूर्ण स्टेट में आ गया। अब यदि हम आयरन लेंगे तो आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, अगर हम बना के देखें तो आयरन का जो परमाणु क्रमांक है वो है 26। जब हम विभाजित करेंगे तो वो भी नॉर्मल जाएगा, 3D 6 और 4s 2, क्योंकि अब यहाँ पर इसको कोई 4 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा एकदम से ना, तो ये जैसा है एज इट इज चलेगा, मतलब इसमें हम ऐसा नहीं कुछ करेंगे कि इसमें से एक निकाल दिए या हम 4 ले आए, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। जो बिल्कुल एकदम करीब होता है अष्टक के या स्थायित्व के, तो उसको हम कोशिश करते हैं कि वो एक स्थायी संरचना को शो करे। इसी प्रकार हम कोबाल्ट देखते हैं, कोबाल्ट का क्या होता है 27, तो उसमें भी नॉर्मल जाएगा 3D 7 और 4s 2, क्योंकि अगर आप इस सूत्र को देखो तो अगर 27 को विभाजित करना होगा तो 2 8 10 8 18 2 20, 27 में से 20 घटाए तो x में कितना आएगा 7, मतलब कि d में कितना आ गया 7, तो d में हो गया ना 7। तो ये भी नॉर्मल सा चलेगा, ये भी एक स्थायी संरचना ही मानी जाएगी, लेकिन ये अर्धपूर्ण और पूर्ण के बीच का है, मतलब ये अपूर्ण है।
ठीक है, ये पूरी तरह से मतलब ये इससे कंपेयर नहीं कर सकते, इसका ये अपूर्ण स्थिति है, ठीक है। लेकिन अब इसमें कोई और कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन आएगा नहीं, है ना, तो प्रकृति में ये इसी रूप में रहेगा। इसके बाद निकिल को ले लेते हैं। तो निकिल का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर देखें तो निकिल का परमाणु क्रमांक होता है 28। तो अगर हम इसी सूत्र को यहाँ पे सूत्र लगा दिए, 2 8 18 8 सॉरी 2 और 8 10, 10 8 18 और 2 20, 28 में से 20 घटाए मतलब x में कितना आ जाएगा 8। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 8 8 प्लस 8 और ये 2, तो 10 18 और 8 26 और 2 28। तो इस तरह से ये हो गया। तो 3d8 और 4s2 ये इसकी संरचना हो गई। मतलब इस तरह से हम इसको विभाजित कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3d8 है, मतलब यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 2 अभी नहीं भरा हुआ है, तो ये एक निकिल भी इसी स्टेट में प्रकृति में रहेगा। अब हम इसके बाद का जो अपवाद वाला है वो देख लेते हैं, वो है कॉपर का। तो कॉपर जो है वो शो करता है, कॉपर का होता है 29। तो अब यहाँ पर भी उसी तरह का अप्लाई होगा जैसे हमने क्रोमियम में पढ़ा था। तो इस सीरीज में आपको 2 अपवाद मिलेंगे, ठीक है। तो कॉपर में देखिए, कॉपर का होगा जैसे 29 को विभाजित करेंगे इस सूत्र से, तो 2 8 8 प्लस 9 और ये 2। तो ये नियम से चलने पर जैसे ये 8 था तो अगले में हम क्या सोचेंगे कि 3D में 9 ही होगा, है ना। लेकिन 9 चूंकि 10 के काफी करीब है, बिल्कुल पास में है, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। तो अब ये जो नया हमें मिलेगा वो होगा 8 प्लस 10 और ये 2, तो ये 10 मतलब 3D में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 10 और 4s2। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गई। तो ये एक स्थायी संरचना हो गई, मतलब ये 9 जो है वो काफी करीब है 10 के, इसलिए 4s से एक इलेक्ट्रॉन 3D में आ जाएगा। तो 3d10 4s1 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 4s1 होगा, 3d10 4s1, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ आ गया। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यही चीज जो मैंने पहले बनाया था 2 लिख दिया था ना गलती से, तो वो जिंक का हो जाता, वैसा स्ट्रक्चर जिंक के लिए होता है। जैसे हम जिंक का देख लेते हैं, तो अब जैसे ये 10 है तो ये भी भर जाएगा इस तरह से। तो ये संरचना जो है वो एक तरह से किसके लिए होगी, अगर हम यहाँ पे 4s भी बना दे तो एक इलेक्ट्रॉन यदि है तो ये क्या हो गया कॉपर के लिए। लेकिन इसी को अगर हम जिंक के लिए करेंगे तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और 3d10 रहेगा, है ना। तो जिंक के लिए बना के देख लेते हैं हम जल्दी से इसी संरचना को। जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30। विभाजित करेंगे तो क्या आएगा इसी सूत्र में 2 8 8 प्लस x और 2, तो 2 8 10 18 और 2 20 20 और यहाँ पे x की जगह पे क्या आ जाएगा 10, तो 2 8 8 प्लस 10 और ये 2, तो 3d10 4s2 ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 3d10 4s2, ठीक है। तो ये एक स्थायी संरचना हो गई। तो ये तो अपने नियम से ही चला, इसमें कोई अपवाद नहीं है, 1 से लेके 10 तक भरना था तो ये ठीक है। अपवाद यहाँ पर है कॉपर इस सीरीज में और क्रोमियम, ये 2 यहाँ पर अपवाद हैं, ठीक है, जो कि स्थायी संरचना को प्राप्त करते हैं और पूर्ण स्टेट और यह अर्धपूर्ण स्टेट, इस तरह से ये स्थायी संरचना के लिए करते हैं। आइए अब हम 4D और 5D के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को थोड़ा देख लेते हैं। इसमें एक थोड़ा सा परिवर्तन होगा, जैसे 3D में हमने लिखा था 2 8 8 प्लस x और 2, यहाँ पर चूंकि देखिए स्कैंडियम 21 है, 21 के बाद जस्ट इट्रियम है, तो इट्रियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है इट्रियम का जो परमाणु क्रमांक है वो 39 है। तो 21 में 18 प्लस करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 39, तो ये 39 प्राप्त हुआ। तो यहाँ 18 हम ऐड कर रहे हैं, इसलिए देखिए थर्ड जो शेल है, तीसरी जो कक्षा है उसमें हम 18 इलेक्ट्रॉन रखते हैं। तो ये सूत्र परिवर्तित हो गया 2 8 18 फिर 8 प्लस x और फिर 2। तो यहाँ पर इट्रियम जिरकोनियम नियोबियम मॉलिब्डेनम टेक्नीशियम रुथीनियम रोडियम पैलेडियम अर्जेंटम और कैडमियम। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जब भर रहा है तो 1 2
यहाँ पर क्या आ जाएगा, नियम से अगर भरेंगे तो डी में 4D में यहाँ 3 आना चाहिए, लेकिन यहाँ 3 नहीं है, बल्कि इस 3 की जगह पे ये 4 है, तो ये एक अपवाद हो गया यहाँ पे। तो इससे सीरीज में बहुत सारे अपवाद मिलेंगे। तो ऐसे आप एक चार्ट बनाकर इसको याद रखिए। 5s में उसी तरह से परिवर्तित होता जाएगा। जैसे अगर यहाँ पे 3 होता है ना, तो यहाँ पर 2 होता, लेकिन यहाँ चूंकि 4 है, क्रम से आते तो यहाँ 3 होना चाहिए, लेकिन चूंकि 4 लिखा है तो s में से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया। वैसे ही यहाँ पर होना चाहिए था 4, लेकिन यहाँ पे क्या है 5। अगर यहाँ 5 है मतलब ये 1 हुआ, मतलब 5s से एक इलेक्ट्रॉन 4D में चला गया, तो ये अपवाद हो गया। वैसे ही टेक्नीशियम जो है इसमें तो ठीक है, नियम से 1 2 3 4, मतलब ये और ये अपवाद हो गया, लेकिन ये ठीक चल रहा है ना, क्योंकि 5वां है तो 3D 4D 5 और 5s 2 हो गया। अब यहाँ इसमें 6 होना चाहिए, लेकिन क्या है वहां पे 7, तो 6 की जगह 7 है तो s में से एक इलेक्ट्रॉन वहां चला गया, इसलिए वो 7 हो गया। ठीक, वैसे ही जब हम रोडियम में आते हैं तो यहाँ देखिए नियम से यहाँ 6 होना चाहिए और यहाँ 7 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया 8, तो यहाँ भी वही चीज हो रहा है, 5s से एक इलेक्ट्रॉन वहां चला गया तो 8 हो गया। अब हम पैलेडियम, ये सबसे बड़ा यहाँ पे अपवाद हो गया। पैलेडियम में चूंकि ये बहुत करीब हो रहा है ना स्थायी संरचना के, तो पैलेडियम की विशेषता है कि वो 5s के 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेता है 4D में। तो ये देखिए ये एक अपवाद, बहुत बड़ा अपवाद हो गया यहाँ पे पैलेडियम का। यहाँ पे मतलब जो 5s है वो 0 हो गया, 5s 0 और 4D में 10 हो गया, ये 4D में 10, 5s 0 हो गया। वैसे ही अर्जेंटम में नियम से चलते तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 होता, लेकिन 9 की जगह अब क्या हो गया वहां पे 10, तो 10 हुआ, मतलब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, तो 4s 10 हो गया और 5s में से एक इलेक्ट्रॉन वहां चला गया, तो वो एक स्थायी संरचना हो गई। क्योंकि हमने पढ़ा है कि पूर्ण रूप से भरे हुए कक्षक, अर्धपूर्ण भरे हुए कक्षक ज्यादा स्थायी होते हैं, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर यहाँ चला गया, मतलब होना चाहिए था 4D9, लेकिन हो गया 4D10। वैसे ही कैडमियम में आ गए, तो कैडमियम में भी क्या हुआ 5s2 और यहाँ पे क्या है 4D10, ये हो गया 4D10। तो 4D10 ये तो नियम से चल रहा है, इसमें अपवाद वाली बात नहीं है, तो ये यहाँ पे ये एक अपवाद हो गया। और देखिए 1 2 3 ये होना चाहिए था 3, यहाँ होना चाहिए था 4, यहाँ होना चाहिए था 6, यहाँ होना चाहिए था 7। तो इस सीरीज में बहुत सारे अपवाद हमें देखने को मिल रहे हैं, तो ऐसा सीरीज आप बना लोगे तो जल्दी याद हो जाएगा। अब हम आते हैं 5D सीरीज में। 5D सीरीज की विशेषता आपने देखी है लास्ट पीरियड में कि 5D सीरीज में 57 के बाद एकदम से क्या आ जाता है 72 आ जाता है, तो यानी बीच के जो 14 एलिमेंट्स हैं वो चले जाते हैं, वो बना लेते हैं लेंथेनाइड, है ना, लेंथेनाइड्स बना लेते हैं। तो ये लेंथेनाइड्स में चले गए, 14 तत्व जो है वो लेंथेनाइड हो गए। तो अब यहाँ पे चूंकि 14 तत्व के बाद जो आएगा वो यहाँ पे हॉफनियम होगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अलग होगा। देखिए 2, क्योंकि 57 के जस्ट 2 पर क्या है 39 में जब हम 18 जोड़ते हैं तो आता है 57, यानी हमारे पास जो चौथा ये कोश है, पहला दूसरा तीसरा, चौथे कोश में हम और 18 इलेक्ट्रॉन डाल दिए। फिर पांचवा जो है ये है 8 + x, यानी उपांतिम कोश इसका पांचवा है, और जो सबसे अंतिम कोश है वो यहाँ पे छठवां है। तो 1 2 3 4 5 ये 6। तो यहाँ भी अगर हम इसे 57 को इसमें विभाजित करें तो क्या होगा 2 8 10 28 और 10, 28 और 10 कितना होता है 38, 38 और 8 46, 46 और 10 56, और इस x की जगह पे हम कर देंगे 1, तो 56 और 1 क्या हो जाएगा 57। तो यहाँ हमारा जो लैंथेनम के लिए अगर हम बनाएंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो क्या होगा 5D1 और 6s2, ये हो गया 5D1 और 6s2। तो इस तरह से ये हुआ। अब 57 के बाद क्या है 72, तो इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम ऐसा करेंगे, क्योंकि यहाँ 14 तत्व नहीं है बीच के, तो यहाँ पर 2 8 18 यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद चौथे वाले में
हम यहाँ पे क्या कर दिए, 18 में और 14 प्लस कर दिए, मतलब हमने क्या कर दिया, फोर्थ जो शेल होता है उसके तो कैपेसिटी होती है 32 इलेक्ट्रॉन्स, वो रख सकता है, तो ये हो गया 32 इलेक्ट्रॉन, और 8 प्लस एक्स, और ये हो गया 2। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 कोशों की संख्या 6 ही है, मतलब बाह्यतम कोश यहाँ 6s है और उपांतिम कोश यहाँ पर 5d है। अब केवल अंतर ये आ रहा है कि 14 तत्वों की एक अलग सीरीज बन गई है, इसलिए ये 14 इलेक्ट्रॉन और इसके चौथे कोश में ऐड हो गया, तो फॉर्मूला अपना वही चल रहा है, केवल हमने चौथे कोश में 18 की जगह 32 कर दिया, ठीक है, और थर्ड वाले शेल में हमने 18 रखा, और बाह्यतम तो सेम है सभी के लिए, 8 प्लस एक्स और 2, ये दोनों ही संयोजी कोश है ना। यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट की यही विशेषता होती है कि यहाँ पर दो जो कोश होते हैं वो संयोजी कोश की तरह कार्य करते हैं। ये एक तो एकदम बाहर वाला और उसके जस्ट अंदर वाला, मतलब वो हो गया उपांतिम कोश।